अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा। तो उसमें कोई किंतु परंतु मत करना। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और वो क्वेश्चन आपके पूरे दिलो दिमाग पर दर्ज हो जाने चाहिए। मैं उसकी तुलना पहले एग्जाम से भी करूंगा, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उस पर। तो अपना जो आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है रूस यूक्रेन युद्ध। आइए, रूस यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध। एक बार रुक जाइए। कोई भी जब हम बात करते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है ये पता होना चाहिए, तभी हम उसको पढ़ें। यदि वो हमारे काम की चीज़ नहीं है तो उसको एक सरसरी निगाह से रखकर छोड़ा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चीज़ें वो पढ़िए जो महत्वपूर्ण है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है मोदी आ गया तो बढ़िया है, ऐसे नहीं। क्यों महत्वपूर्ण है वो पता होना चाहिए। तो 2 मिनट रुक जाइए, मेरी बात को एक बार समझिए। इससे आपको ये भी जानकारी होगी कि आप जब अखबार पढ़ते हो तो उस अखबार में जो न्यूज़ आती है, जो खबर आती है, उसके साथ आप न्याय कैसे करें, किस तरीके से करें, कौन सी पढ़ें कौन सी नहीं पढ़ें। हालांकि ये क्षमता एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे ही आती है। देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो रशिया और यूक्रेन है, मैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, जो रशिया है और यूक्रेन है, इनकी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति क्या है। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक तो ज्योग्राफिकल व पॉलिटिकल स्थिति, राजनीतिक स्थिति, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो बच्चे थोड़े समय से तैयारी कर रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन नहीं आया? राजस्थान के एक एग्जाम में आया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है, आया था। ये राजस्थान के एक एग्जाम में आया था, ठीक है ना। तो वो कौन सा है? ये वाला। अब कुछ भी पूछ सकता है आपसे, यूक्रेन की मुद्रा क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, वो सब चीजें क्या है, भौगोलिक। आईएएस का क्वेश्चन है, शायद इसी साल या पिछले साल का है, आप उठा के देखिए पेपर। ऐसे दे दिए, यूक्रेन की सीमा को कौन सा देश स्पर्श नहीं करता है, ऐसे कॉलम बना बना के दे दिए थे। देखिए आप उसको, ये वाला कौन सा एरिया है, ज्योग्राफिकल। तो आप देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आधार क्या है, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति, और उस क्वेश्चन के आने का आधार क्या है, युद्ध। समझे ना बात को। अब आप देखिए, दूसरा जो हमारा एंगल होता है वो ये होता है कि इस युद्ध का कारण क्या है, ठीक है ना। किस कारण से ये युद्ध हुआ, इसका रीजन क्या है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए हमें। और फिर ये बात आती है, अब जैसे मैं थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के महत्व की जानकारी हो, आगे चलकर डिटेल दूंगा। देखो, ये युद्ध जो है इसके कारणों में नाटो शामिल था, ठीक है ना। आप इसके महत्व को समझना, तब आप में मजबूती आएगी। अब नाटो इस युद्ध में कारण था, तो आप सोचिए क्या नाटो पे क्वेश्चन नहीं आए। अभी बीएड का एक एग्जाम हुआ था, उसमें स्वीडन के बारे में, सदस्यता के बारे में पूछ लिया था, कितने हैं क्या है, पूरा नाम पूछ लिया। वो उसका आधार भी क्या रहा, रूस यूक्रेन युद्ध। अब इसका प्रभाव, हालांकि ये प्रभाव जो है ये थोड़ा सा आपका सब्जेक्टिव बन जाता है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम बनता है। जैसे प्रभाव की बात करोगे तो रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर हो ही गई, यूक्रेन की तो होनी थी, रूस की भी हो गई। हम ऐसा सोचते हैं ना कि ये बड़ा है, इस पे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरा प्रभाव पड़ा। बहुत कम कीमत पर भारत को तेल बेचना पड़ा इसने, ये सब चीजें आई सारी। अब यहां जो हम आगे बात करते हैं, ये तो है अंतरराष्ट्रीय घटना, ठीक है ना। आपके सिलेबस में आता है अंतरराष्ट्रीय घटनाएं,
ठीक है ना, समसामयिकी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आता है ना, इसलिए ऊपरी ऊपर आपका जो इंडिया का जीके, राजस्थान का जीके, जो भी आपके सिलेबस में होता है उसमें ऐसे सिलेबस में लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तो बहुत होते हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं, ऐसे सभी को थोड़ी पढ़ते रहेंगे। कहीं पर कोई मर गया, कहीं पर कोई खप गया, पता थोड़ी लगता है किसी चीज़ का। दुनिया है, 193 यूएनओ से मान्यता प्राप्त देश है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम कौन सा पढ़ें? हम वो पढ़ें जहां पर भारत सम्मिलित हो। जैसे यहां पर यदि हम बात करेंगे तो यहां भारत का पक्ष क्या है? भारत का पक्ष है, भारत गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाता है। इस कारण से आपने देखा होगा भारत के बयान में कभी भी रूस व यूक्रेन के खिलाफ बात नहीं की गई, एक का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि भारत ने गुट निरपेक्ष नीति को अपना रखा है। मतलब हम किसी गुट में नहीं है। दुनिया दो गुटों में बंटी हुई है, एक अमेरिकन गुट है, एक रशियन गुट है, पूंजीपति साम्यवादी। हम कहते हैं नहीं, हम ना अमेरिका की तरफ है ना रशिया की तरफ है, हम शांति की तरफ है। तो अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि शांति मिशन, ये पढ़ा होगा। अब इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा भी रही, और पोलैंड के बाद वो यूक्रेन गए। पोलैंड इतना महत्वपूर्ण नहीं बन जाता है, लेकिन यूक्रेन की जो यात्रा है ये महत्वपूर्ण बन जाती है उनके लिए। अब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अभी आप देखोगे तो अजीत डोभाल जो हमारे एनएस से है, ठीक है ना, उनको भेजा गया है, वो संदेश लेकर आए हैं और बातचीत चल रही है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बीच बीच में आपने नाम सुना होगा, कजान में मिलेंगे मोदी पुतिन, कजान में मिलेंगे मोदी पुतिन। कई लिखते हैं कजान में मिल सकते हैं दूसरी बार मोदी और पुतिन। अब कजान में मिलेंगे, ऐसा क्या है कजान में जो मिलेंगे? कजान में ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है अक्टूबर में, समझे बात को। तो अब जब हम खबरों को पढ़ते हैं तो आप देख लीजिए, आपके एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन तो मैंने वैसे बता दिए जो आ चुके हैं, और तो बाद की बात है जो आ चुके हैं, समझे बात को। तो किसी भी चीज को तैयार करने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा और उसको तैयार करना पड़ेगा, तभी आप ढंग से समझ पाओगे। ऐसे पीडीएफ पाडीएफ के चक्कर में कुछ नहीं होगा जी। तो अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए। समझ में आई बात सारी? तो इसी पॉइंट्स को लेकर अपने आगे चलेंगे। तो आप ऐसे कीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए ताकि आप इसका इस्तेमाल दूसरे टॉपिक को तैयार करने में कर लें। चले, होगी बातें सारी। आइए अब देखिए, एक डेट है, उस डेट को आपने ध्यान में रखना है। अभी तक एग्जाम में नहीं आई है, लेकिन उसके आने के पूरे पूरे चांस है। वो डेट है रूस
यूक्रेन युद्ध का प्रारंभ। वैसे तो चीजें तो 2014 से ही चालू हो गई थी, लेकिन जिसकी जो स्टार्टिंग मानी जाती है ऑफिशियल जो है वो है 24 फरवरी 2022 को। 24 फरवरी 2022 रूस यूक्रेन युद्ध। इसकी ऑफिशियल जो है वो ये है। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए भाई रूस की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब रूस की भौगोलिक स्थिति आपको कई बार बता चुका हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रशिया है इसकी राजधानी मॉस्को है और दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। व्लादिमीर पुतिन इसके वर्तमान राष्ट्रपति है। रूबल इसकी मुद्रा है और इसके जो पहले राष्ट्रपति थे वो लेनिन थे। यूएसएसआर से ये जुड़ा हुआ है। 1924 में स्टालिन जो यहाँ के राष्ट्रपति थे, इन्होंने यूएसएसआर बनाया था। 1991 में, दिसंबर 1991 में जो मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति थे, उन्होंने यूएसएसआर का विघटन कर दिया था। 15 नए देश बने थे। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और यूक्रेन के बारे में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए रूस की बजाय। हालांकि रूस तो देखिए जब अपने एशिया करेंगे तब भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए यूक्रेन। मैं यूक्रेन के बारे में एक बार बात करूंगा आपसे। यूक्रेन आइए लिखिए निकनेम। इसको बोलते हैं विश्व में अन्न का भंडार। विश्व में अन्न का भंडार। विश्व में रोटी की डलिया। ये इसके कुछ निक नेम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको। चलें, आइए अब आप देखिए। अब ये बात आती है कि ये जो यूक्रेन है इसकी सीमा को स्पर्श करने वाले देश कौन से हैं। पर उससे पहले चलो अपने ये बात कर लेते हैं एक बार। इसकी जो राजधानी है ये कीव है। कीव, इसकी राजधानी कीव है। कीव इसकी राजधानी है। चलिए अब लिखिए मुद्रा। रिवीनिया इसकी मुद्रा है। रिवीनिया, रिवीनिया इसकी मुद्रा है। और इसको जो लिखा जाता है HRY VNIA। H साइलेंट होता है इसके अंदर। HRY VNIA, रिवीनिया। रिवीनिया इसकी मुद्रा है, ध्यान रखना ये। आइए, इनके राष्ट्रपति एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की। मतलब ये व्लादिमीर से मिलता जुलता सा नाम है ये, वोलोदिमीर। उसको व्लादिमीर बोल देते हैं। कई एक जगह मैंने देखा था वहाँ पर व्लादिमीर जेलेंस्की भी लिखा हुआ था, तो वोलोदिमीर जेलेंस्की बोलते हैं इसको। इनके राष्ट्रपति है ये। आइए, यहाँ पर एक मैदान है, स्पेशली टिक कर दीजिए इसको। हालांकि देखिए राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन तो आया ही हुआ है। यहाँ पर एक मैदान है, उस मैदान का नाम है स्टेपी। स्टेपी, ये महत्वपूर्ण है, ये स्टेपी है ये। और ये जो मैदान है
शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है, टेम्पेरेट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको, टेम्पेरेट ग्रासलैंड। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय है, इसका मतलब ये जो क्राइटेरिया है 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश तक इसका क्राइटेरिया है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध के संबंध में हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध के संबंध में हो। अब पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये जो मैदान होते हैं इसके अंदर एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसे हम चिरनोजम मिट्टी कहते हैं, चिरनोजम मिट्टी। और ये जो चिरनोजम मिट्टी है आप भली भांति जानते हो कौन सी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है, गेहूं और मक्का के लिए। अब गेहूं और मक्का यहाँ खूब होता है, इस कारण से हमने इसको क्या कह दिया, अन्न का भंडार। जैसे राजस्थान की दृष्टि से देखोगे तो श्री गंगानगर में गेहूं बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से हम गंगानगर को क्या बोल देते हैं, अन्न का भंडार या अन्न का कटोरा, वैसे होता है ये। तो चिरनोजम मिट्टी के आगे लिख दीजिए, ये गेहूं व मक्का के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं व मक्का के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं व मक्का के लिए प्रसिद्ध है। चले आइए, अब ये हमारी यूक्रेन के बारे में एक बेसिक बात हो गई। यूक्रेन चर्चा में है, आपसे पूछा जा सकता है स्टेपी क्या है। यूक्रेन पूरा तहस नहस हो गया, स्थितियां बहुत गंभीर हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होगी। आपसे पूछा जा सकता है इसकी मुद्रा क्या है, राजधानी वगैरह, राष्ट्रपति वगैरह, ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ये जानकारी होनी ही चाहिए। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, फिर हम ढूंढते रहते हैं यार स्टेपी कैसे आ गया, ये कैसे पूछ लिया, ठीक है ना, जो भी मैदान, और पहले भी पूछे गए हैं ये। अब देखिए जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है वो है यूक्रेन की सीमा को स्पर्श करने वाले देश, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आईएएस के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। स्पर्श करने वाले देश। अब देखिए आपको अकेला नाम नहीं पता होना चाहिए, आपको उनकी स्थिति के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से उसकी स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे यदि मैं ये कहूं ये रहा, ये यूक्रेन है, आप देख सकते हो इसको, ये यूक्रेन है, ठीक है ना। ये अब चीजें क्या होती है, जैसे इसके जो पड़ोसी देश है, ओबियसली बात है रशिया तो है ही, सबसे लंबी सीमा लगती है इसकी, और इधर क्या आ जाएगा, बेलारूस आ जाएगा, ये पोलैंड आ जाएगा, स्लोवाकिया आ जाएगा, हंगरी आ जाएगा, रोमानिया आ जाएगा, मालदोवा आ जाएगा, इसको मालदोविया भी बोल देते हैं, ठीक है ना, ये मालदोवा ऐसे आ जाएगा सारे। तो ये देश जो है ये इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। अब यदि हम समुद्र की बात करेंगे तो इस पर क्वेश्चन आ चुका है, एजोव सागर पर क्वेश्चन आ चुका है, ये रहा सी ऑफ एजोव, ये काला सागर है, ये काला सागर है ये, ठीक है ना। यहाँ नीचे की तरफ जाओगे ये एजियन सागर है ये, फिर यहाँ एजियन सागर हो गया ये, यहाँ कई संधियाँ बनती है ये आपका एड्रियाटिक सागर हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप ऐसे कीजिए कि इसके जो पड़ोसी देश हैं उनके पहले तो नाम लिखिए, ठीक है ना, वो ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि आप घर में जब इसको जाओ तो थोड़ा मैप वगैरह बना लो तो बढ़िया है, या ऐसे कीजिए, इसको ऐसे करो आप, है ना, ऐसे करोगे नहीं मुझे पता है, इसका भरोसा है,
इस तरीके से ना बिल्कुल हल्का सा एक आभास होना चाहिए कि भाई आप यूक्रेन बना रहे हो। अब ऐसे नहीं कि आम बना दो, वो फिर गलत हो जाता है। नहीं नहीं, वो चीज़ें फिर है ना बतानी पड़ती है बेटा, वो आप मजाक मत समझना इस चीज़ को। वो फिर क्या भाई लगना चाहिए कि हाँ यूक्रेन जैसा है ये। पता सर आपने कहा था कैसे ही बना देना, कैसा, तो फिर चक्कर बना दो, ये है। ठीक है ना, ये यूक्रेन है। ठीक है ना, इसको साथ साथ बनाइए, आनंद आएगा आपको। यहां पर इसकी राजधानी कीव है। कीव, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, यहीं बनाना है आपने। तो यूक्रेन के उत्तर में कीव है। थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको। एक जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया, ये क्राइटेरिया, ये वाला, ठीक है ना, यहां पर एक ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये इसको जरूर बनाएं आप इसको। ये है ये, और इस साइड में जो है आपका रशिया है इधर। ये जो आप देश, ये जो जगह देख रहे हो, इस जगह का नाम है क्रीमिया। इस जगह का नाम क्रीमिया है। इस पर 2014 से रूस ने कब्जा कर रखा है। समझे ना बात को, 2014 से कर रखा है रशिया ने, इस पर कब्जा कर रखा है। ये विवादित क्षेत्र है। ठीक है, अब इसके नीचे देखोगे, ये देखो भाई, आपसे कह देगा कि यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है महत्वपूर्ण सागर? ब्लैक सी है, काला सागर है। हालांकि इन सागरों की बात मैं अलग से करूंगा, लेकिन एक बार मुझे थोड़े पड़ोसी देश बता देने दो। मेरे क्या कंट्रोल नहीं होता है बताने के मामले में, समस्या सबसे बड़ी है, ये एक समस्या है, तो इसलिए यहाँ लग गया। अब ये बाद में बताना था। चलें इधर आ जाइए। ये जो पूरा एरिया है ये कौन सा है? रशिया है ना। तो यूक्रेन की सीमा को रूस स्पर्श करता है। विश्वास करना, जब ये क्वेश्चन आएगा रूस ऑप्शन में नहीं देगा आप, उसको पता है, ये तो सबको ही पता है। ये ऐसे है ये सारा। इस साइड में जब आप जाओगे, ये बहुत महत्वपूर्ण देश है बेलारूस। बेलारूस, बेलारूस है। यहां पर जाओगे, ये जो देश है पोलैंड। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर रहे थे, तो ट्रेन से यूक्रेन गए। समझ गए भाई, साथ मिलता होगा तभी तो जाएंगे ट्रेन से। ये पोलैंड है। ये इसके नीचे की तरफ जब आप देखोगे, यहां पर एक देश है, इसका नाम है स्लोवाकिया। ऐसे जो नाम होते हैं ना, अक्सर हम गड़बड़ी कर देते हैं। स्लोवाकिया, ये स्लोवाकिया है, ध्यान रखें। चलें देखो, जब हम ऐसे शब्द आते हैं, क्या इससे मिलता जुलता शब्द पहले आया था कभी? याद करो, जब मैंने आपको करवाया था, बाल्कन राज्य करवाए थे, तब मैंने आपको एक नाम दिया था स्लोवेनिया। ठीक है ना, अब धीरे से वो स्लोवेनिया डाल देगा। एग्जामिनर की ताकत होती है ये, उसको पता है कंफ्यूज होंगे ये। जबकि स्लोवेनिया तो इधर है, ये रहा स्लोवेनिया, तो इधर इटली की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, ये स्लोवाकिया है। ऐसी छोटी छोटी बातें पर रुक जाया करो। ठीक, अब उसके बाद आगे की तरफ जो हम जाते हैं, ये यहां पर एक देश मिलेगा आपको, हंगरी। हंगरी नामक देश मिलेगा इसको यहां पर। और यहां आपको विशेष रूप से कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे यहां पर एक देश है, इस तरीके से बना हुआ है ये, और इस देश का नाम है मालदोवा। यहां मालदोवा लिखा हुआ है, आप चाहो तो मालदोविया भी लिख सकते हो। मालदोवा, मालदोवा, ध्यान रखना। ये मालदोवा, एक मालदीव होता है, वो अलग बात है, वो भारत का समुद्री सीमा लगाने वाला देश है वो। ये मालदोवा है ये। अब यहां भी एक देश है, इस देश का नाम है रोमानिया। रोमानिया। तो टोटल कितने देश
रूस की यूक्रेन की सीमा को स्पर्श करते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 देश यूक्रेन की सीमा को स्पर्श करते हैं। आईएएस में ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको हो सकता है उसमें उसने कुछ और तरीके से पूछ लिया हो, थोड़ा जटिल बना दिया हो। कुछ आसान बनाएगा तो आपसे ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सा देश है जो यूक्रेन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो स्लोवेनिया डाल देगा, ठीक है ना, या कोई और चीजें कर ऐसे करता है वो। अब आपके यहाँ यदि गड़बड़ी कर दी तो फिर गड़बड़ी है, फिर उसमें अपने कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये चीजें हैं ऐसे, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। ये पूरे पड़ोसी देश आपको पता होना चाहिए। मालदोवा है, रोमानिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है, बेलारूस है और ये रूस है। अब देखिए यहाँ पर ये पड़ोसी तो हो गए सारे मामले। कुछ चीज़ें हैं जैसे देश के ये जो सागर वगैरह हैं, इनके बारे में यही जानकारी ले लो तो बढ़िया है। ये काला सागर है, ये जो है यहाँ पर है एजोव सागर, एजोव सागर है ये आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये एजोव सागर है। चलो आगे। आइए, इसको मिटा दूं क्या है, या नहीं मिटाने दोगे? मत मिटाने दो। देखो मैं जैसे बना रहा हूं वैसे बनाना। ये एजोब सागर है इधर, ठीक है ना। इस साइड में जब आप देखोगे यहां जगह रहती है थोड़ी भी, ध्यान रखना। एजोब सागर है, ये यूक्रेन है, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हो यहां बना हुआ है, इसको बनाना जरूरी है। ये क्या है? ये क्रीमिया है, ये क्रीमिया है। इसके नीचे की तरफ जब आप जाओगे यहां पर ऐसे बड़ा सागर मिलेगा। इस सागर का नाम है काला सागर, ब्लैक सी। ये काला सागर है, ठीक। और इसके नीचे की तरफ जब आप जाओगे यहां आपको एक सागर मिलेगा। ये बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ है यहां पर। ये इस सागर का जो नाम है ये है मारमारा सागर, ठीक है ना। कई मरमरा सागर भी बोल देते हैं, ठीक है, अधिकार है उनको। और इसके नीचे की तरफ ये आपका मरमरा सागर है। इसके नीचे की तरफ जाओगे तो यहां इस साइड में ये इस पूरा आपको एक सागर मिलेगा। ये ऐसे करके ये नाम भी लिखा हुआ है इधर। ये है एजियन सागर, एजियन सागर। अब इन सागर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये एजियन सागर है ये। तो मैंने जैसे बनाया है वैसे बनाओ आप इसको, ठीक है ना। ये एजोब सागर है, ये एजोब सागर है। अब देखो ये पूरा आपका इधर ये काला सागर आ जाता है और इसके बीच में ये जो संधि बनती है, इस संधि का नाम है केरिए संधि, केरिए संधि, ठीक है। तो बताइए केरिए संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? एजोब सागर और
काला सागर को, ऐसे बोलते हैं इसको, ऐसे आता है ये। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर। और इधर जो है ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ भी एक संधि है, इस संधि का नाम है बॉस्पोरस संधि। बॉस्पोरस संधि भी आप इसको कह सकते हो। तो ये जो बॉस्पोरस संधि है ये किन सागरों को जोड़ती है? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, या मारमारा भी बोल सकते हो। और ये जो है इधर भी एक संधि है, इस संधि का नाम है डार्डानेल्स संधि। डार्डानेल्स जल संधि। तो डार्डानेल्स जल संधि किन को जोड़ती है? किसको? एजियन सागर और मारमरा सागर। बहुत बढ़िया जी, समझ गए। 3 संधियां मैंने आपको बताई है, ये अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए। और ये जो है, अब देखो हो सकता है अब ना पूछा जाए, वो पहले राजस्थान एसआई में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो मारमरा सागर है, यहाँ पर इसकी एक न्यूज़ लिख रहा हूँ मैं। वर्ष 2021 में यह सफाई के कारण चर्चा में रहा। अब आप देख लीजिए, चर्चा में रहा। राजस्थान एसआई का पेपर उठा के देखना, उसके अंदर 2022 में शायद राजस्थान एसआई का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। जहां तक मैं गलत नहीं हूं, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि मारमरा सागर किन 2 सागरों को जोड़ता है? तो काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। ठीक है ना, ऐसे बनता है। तो ये जो करंट होता है ना, वो ऐसे जुड़कर आता है, ऐसे नहीं आया कि सफाई किसकी कराई जा रही है। समझे ना बात को? इसीलिए आपके साथ थोड़ा समय बिताया जाता है। चलें, होगी बात सारी। अब मैं आपको इसकी महत्वता बताता हूं, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब मैं जिससे पूछूं वही जवाब देना। एग्जामिनर कभी तंग नहीं करता है आपको, कभी तंग नहीं करता है। उसका मैं एक बड़े एग्जाम का मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। चलो ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एजोव सागर है, ये यूक्रेन है, ठीक है ना, और ये काला सागर है, इन दोनों को जोड़ता है केरिय जल संधि। नीचे मारमरा सागर है, बास्पोरस जल संधि इसको जोड़ती है। मारमरा से नीचे एजियन सागर है, डार्डानेल्स जल संधि इसको जोड़ती है। मारमरा सागर वर्ष 2021 में सफाई के कारण चर्चा में रहा था ये। ठीक है, आइए ये हो गया सारा। अब लिखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चर्चित शहर। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चित शहर। अब नहीं आएगा वो क्वेश्चन, लेकिन मैं इसके माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है अभी भी आ जाए, वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन संभावनाएं थोड़ी कम होती है। 2 शहर चर्चा में रहे थे, मारियुपोल और बुच। 2 शहर चर्चा में रहे थे ये, मारियुपोल
और बुच, बार 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 अखबारों में नाम आ रहा था, मारियूपोल, बुच, ऐसे नाम याद आ रहा था। चले, ये होगी न्यूज़ आ गई आपके सामने, अखबारों में मारियूपोल कर रहा है वो सारा। अब आपने पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया, आपका दिमाग वहाँ काम कर गया। CAPF का एक एग्ज़ाम होता है 2022 के अंदर हुआ, क्या पूछता है, अब जिससे पूछूं वही जवाब देना, ठीक है। लिखो, मारियूपोल शहर जिसका उल्लेख प्राय समाचार पत्रों में रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में किया गया। मारियूपोल शहर जिसका उल्लेख प्राय, मैं वैसा का वैसा लिखा रहा हूं जैसे एग्जाम में आया हुआ है, प्राय समाचार पत्रों में रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान किया गया। यह किसके तट पर स्थित है? किसके तट पर स्थित है? अराल सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, अजोव सागर। ठीक है, मैं आपको मैपिंग के माध्यम से करने की महत्वता बता रहा हूं। अब आप देखिए, आपने कुछ नहीं सुना, आपने हो सकता है मारियूपोल शहर भी नहीं सुना हो, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और आपको पता लग गया कि ये रूस यूक्रेन के आसपास है, जो शहर चर्चा में रहा। अब यदि कोई युद्ध होगा तो जैसे मान लीजिए एक यूक्रेन है और एक ये रूस है, तो प्रभावित तो यही क्षेत्र रहेगा ना। अब ये थोड़ी है कि नहीं जी रूस वाला ये वाला एरिया इधर पूर्व में चले गए, ये प्रभावित हुआ। ये कॉमन सेंस होता है। 99.9% ऐसा कभी नहीं हो सकता, 1.1 का कुछ नहीं कह सकते, समझे ना। तो ये कॉमन सेंस होता है। तो हमें ये पता है यहाँ आसपास ये है, यहाँ आसपास ही है। और अब हमें ये पता है कि भाई रूस और यूक्रेन में से थोड़ा यूक्रेन कमजोर है। तो अब आप देखिए, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, ये देखो ये सारे सागर लगभग आपको बताए हुए हैं। आपने जिनका नाम सुना है जैसे बाल्टिक सागर, क्या लेना देना है? कोई लेना देना ही नहीं है इसका। मेरे हिसाब से ये दो ऑप्शन तो आप सीधे काट सकते हो, क्योंकि ये तो आसपास ही नहीं है कहीं। ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग हो सकती है अराल सागर, अजोव सागर। तो अब यदि यूक्रेन की बात कर रहा है तो यदि थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो, उसको मैप को देखा है आपने देखा है भाई ये यूक्रेन है, यहाँ पर एजोव सागर है, यहाँ काला सागर है, या मरमरा सागर है, या एजियन सागर है। यदि थोड़ा सा भी आपको इसकी ये लाइन पता है, आप आराम से कर लोगे। वो यही तो पूछ रहा है किसके तट पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एजोव सागर। ऐसे बनते हैं ये क्वेश्चन। हो सकता है अब ना बने, अब किसी और रूप में आपसे पूछ ले, ठीक है ना। तो चीज़ों को थोड़ा सा ना ध्यान रखा करो, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है ये। चलिए अब देखिए, अब ये बात आती है, ये तो होगी इसकी स्थिति, यूक्रेन की स्थिति, रूस की स्थिति, सारी मैंने बता दी आपको। अब मैं आने जा रहा हूं, लिखिए, रूस यूक्रेन युद्ध का कारण, रीजन क्या है?
रूस यूक्रेन युद्ध का कारण, कारण क्या है? चले आइए, इसका जो मूल कारण है वो है यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की इच्छा। ठीक है, इसने इच्छा व्यक्त की। नाटो मुख्य रूप से अमेरिका का एक संगठन है। ठीक है, अमेरिका उसका ज्यादा प्रभुत्व है उसके अंदर। वह अमेरिका की इच्छा, सॉरी, अमेरिका का समर्थन। अब इसने इच्छा व्यक्त की और इसने समर्थन दे दिया। और अमेरिका और रूस के संबंध आप जानते ही हो, शुरू से ये कोल्ड वार जैसी स्थिति इनमें बनी रहती है। इनके कभी संबंध सही रहे नहीं। ठीक है ना। अब नाटो क्या है, इसने, अमेरिका ने समर्थन दे दिया तो ये वैसे ही तैयार बैठा कि अमेरिका मेरे साथ है। पहले हम नाटो को जानेंगे। नाटो को जानने के बाद आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लिख दीजिए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को। ये डेट वगैरह आपको याद रखनी है, ध्यान रखें। और इसका जो हेड ऑफिस है ये है ब्रुसेल्स। पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, बेल्जियम। चले आइए, अब आप देखिए नाटो में क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है। ठीक है ना, जिसको आप कह सकते हो महासचिव। महासचिव। ठीक है, यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है थोड़ी सी। देखो, ये अभी चेंज होंगे। नाटो के जो महासचिव है ना, ये चेंज हो। आज की डेट में जो है ये तो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है ना, जेंस स्टोल्टेनबर्ग ये है। एक बार नाम लिख दीजिए, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, चलिए अब इनका स्थान जो है वो लेंगे मार्क रूटे। मार्क रूटे ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। या 2 मिनट रुकना एक बार, ये अभी बढ़ने वाले हैं तो अपने क्यों पंगे लेते हैं। आप ऐसे लिखो, मार्क रूटे। मार्क रूटे।
ये नीदरलैंड के पीएम है, नीदरलैंड के पीएम है ये। ठीक है, 2 मिनट। चले, आइए इसमें लिखो। अब अपने, हालांकि थोड़ा समय बचा है लेकिन चलने दो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है ना, अक्टूबर में ये बन जाएंगे तो क्यों करें मतलब में। जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे। ये 1 अक्टूबर 2024 को इन्होंने जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लिया है। आप लिया है कर दो, कोई बात नहीं, 10-15 दिन तो बचे हैं। जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लिया है। अब ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि नाटो के महासचिव कौन, समझे ना। तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग उसका आंसर था, लेकिन अब आ जाए तो अब बदल जाएगा। अब इसका क्या आंसर होगा? मार्क रूटे, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है ये। अब ये क्वेश्चन बेस्ट है, शानदार है ये। अब इसके जो सदस्य देश है ये टोटल है 32। बीएड के एग्जाम में आ गया। आप देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसका पूरा समय लिया है। आप इसके साथ न्याय करें। 31वां देश जो है वो कौन सा है? फिनलैंड। ये 2023 में शामिल हुआ था। और जो 32वां देश है ये है स्वीडन। ये 2024 में शामिल हुआ। दो 2024 में शामिल हुआ। चले आओ। अब लेटेस्ट में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। देखो, क्वेश्चन बनने को ऐसा ही बन सकता है कि कौन सा नाटो में शामिल नहीं है, ऐसा ही बन सकता है। लेकिन देखिए, आप विश्वास करें, आपको इस पर तंग नहीं करेगा। उसके अंदर आपको ऑप्शन में देगा यूक्रेन मैक्सिमम, ठीक है ना, क्योंकि इसकी तो इच्छा है ना, शामिल थोड़ी हुआ है। तो आप सोचोगे नहीं नहीं हो गया होगा ये, तभी तो युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, ये है। तो आप ये जो सदस्य देश है 32, इनके कुछ नाम आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य जो है वो अमेरिका है। जब अमेरिका की बात करोगे आप तो ओबियसली बात है, नीचे की तरफ क्या आता है? अमेरिका के नीचे क्या है? कनाडा। अमेरिका है, कनाडा है, अल्बानिया है, अल्बानिया है, ठीक है। चौथा लिखिए बेल्जियम। एक बार लिखो, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको एक होमवर्क भी दूंगा, इसमें कैसे याद करोगे ये बताऊंगा आपको। बेल्जियम है, बुल्गारिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया, डेनमार्क, क्रोएशिया है, डेनमार्क है, और स्लोवेनिया है। ये एस्टोनिया, एस्टोनिया लिखी पहले, एस्टोनिया है ये।
एस्टोनिया, ये सब नाम आपके आए हुए हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, यूनान, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी है, आइसलैंड है, हंगरी, आइसलैंड है, ये सब देश आपको पड़े हुए, यूरोपियन कंट्री है ये। इटली है, इटली। नेक्स्ट लिखिए, लाटविया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, लेक्जमबर्ग, लाटविया, लिथुआनिया, लेक्जमबर्ग, मोंटीनेग्रो, मोंटीनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया या नॉर्मल मैसिडोनिया कर सकते हो, पोलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रोमानिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, स्पेन, टर्की, अब इसमें से आप पहले मुझे ये बताओ, क्या बाल्टिक राज्य है क्या? बताइए, बाल्टिक राज्य। अब देखो, यदि वो वैसी चीजें याद नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ी है भाई, फिर उसका तब क्या करें अपने। और इसमें वो देश है क्या, बाल्कन? बाल्कन देखिए, बताइए। बाल्कन है क्या? कितने देश हो गए ये? एक नाम और लिखो, कैच रिपब्लिक। ये तंग कर सकता है आपको, कैच रिपब्लिक। कैच रिपब्लिक है ये, है? इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कैच लिखा हुआ है। नहीं, ये वो वाला नहीं है। इसका नाम जो है अलग है थोड़ा। CZECH,
इंग्लिश में भी लिख लो इसको। अब इसमें देखो आपको क्या चीजें छांटनी है। देखो इसमें आपको वो चीजें छांटनी है, क्या इसके अंदर, देखो इधर एक बार सुन लो मेरी बात को, क्या इसके अंदर बेनेलेक्स आता है? बताइए। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, क्या है? तो 3 का तो आपको वैसे ही ध्यान रखना, ये मेरे हिसाब से है, ये ना, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, और नीदरलैंड कहाँ गया? नहीं है। और क्या इसके अंदर बाल्टिक राज्य है? क्या इसके अंदर आइबेरियन द्वीप है? आइबेरियन द्वीप देश जैसे स्पेन, पुर्तगाल वगैरह हो गए। क्या इसके अंदर कौन कौन से बाल्कन राज्य हैं? ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। 1-2 बार जब आप इसको पढ़ोगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही करा दिया आपको, हालांकि देखो इसको मैप में देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब ये नाटो क्या है? देखो इसमें पहले ये लिख दो, यह एक मिलिट्री अलायंस है। यह एक मिलिट्री अलायंस है। यह एक मिलिट्री अलायंस है, मतलब सैन्य गठबंधन है, ठीक है ना, सैन्य गठबंधन है। यहां एक लाइन लिख दीजिए, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। लिखिए, यदि कोई देश, ठीक है ना, कोई देश है, ये नाटो में शामिल नहीं है। यदि कोई देश नाटो के सदस्य देश पर, यदि कोई देश नाटो के सदस्य देश पर अटैक करता है, तो यह नाटो पर अटैक माना जाता है। तो यह नाटो पर अटैक माना जाता है। नाटो पर अटैक माना जाता है। समझ में आई बात सारी? यदि आप नाटो के किसी सदस्य देश पर यदि किसी ने अटैक कर दिया, इसका मतलब इसने 32 देशों को ललकारा है, ये मतलब होता है इसका। इस कारण से ये जो छोटे छोटे देश है इसके सदस्य बन जाते हैं, भाई मैं इस ग्रुप में हूं। अब रूस को समस्या क्या है, अब आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे ये यूक्रेन है, इधर रूस है, लंबी सीमा भी लगती है। अब यदि ये यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो दबदबा हो गया इसका। कल को ये दिक्कत करेगा, ये सेना भेजेगा, इसका मतलब रूस को 32 देशों की सेनाओं से मुकाबला करना पड़ेगा। समझने की दृष्टि से बता रहा हूं, नाटो की सेना यहां आ जाएगी। अब रूस के लिए तो दिक्कत होगी ना, ये पहले तो अकेला यूक्रेन था, अब 32 देश आ गए, तो ये रूस की समस्या है। और संबंध यूक्रेन के साथ इतने ज़्यादा इसके कभी सही रहे नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2014 में इसने क्रीमिया पर अपना कब्जा जमा लिया था। क्लियर होगी सारी चीज़ें? तो ये इसका मूल कारण है। अब इसके ये जो नाटो है ये यूरोपियन देशों का है। इसी तरीके से इसके अगेंस्ट एक वार्सा संधि होती है, वो मैं बात करूंगा। तो इसमें लिख दीजिए, इस नाटो के अगेंस्ट रूस के नेतृत्व में, भाई नाटो तो अमेरिका के नेतृत्व में, नाटो के अगेंस्ट रूस के नेतृत्व में
वारसा संधि हुई थी। वारसा संधि हुई थी, ठीक है ना। अब ये जो वारसा संधि है ना, ये ध्यान रखना, ये वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। इसमें लिख दीजिए, यह वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। ब्रैकेट में लिखना 1991 से, जुलाई 1991 से। ये जो वारसा संधि है, इसका गठन हुआ था मई 1955 में, मई 1955 में। और इस वारसा संधि का जो हेड ऑफिस था, ये था मॉस्को में, रशिया। चले, अब जो वर्तमान में आप पोलैंड देख रहे हो, ये कभी वारसा संधि में होता था, लेकिन अब किस में शामिल हो गया? नाटो में। तो अब इससे अंदाजा ये लगा सकते हो कि 1991 में इस संधि का विघटन हो गया, रूस के नेतृत्व में था। इसका कारण क्या रहा? क्योंकि यहाँ पर सभी देश अलग होने की योजनाएं बना रहे थे, और दिसंबर 1991 में रशिया का, यूएसएसआर का विघटन हो गया था। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, ये वारसा संधि है। ये वारसा संधि मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो वारसा है, ये पोलैंड की राजधानी है, जहाँ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही थी, वहाँ पर ये संधि हुई थी। इस कारण से हम इसको वारसा संधि कहते हैं, नाटो के अगेंस्ट भी। तुम्हारे पास यदि ये सेना, हमारे पास भी, ये भी एक मिलिट्री अलायंस ही था, मिलिट्री अलायंस ही था ये, नाटो की तरह। अब नाटो तो है, लेकिन ये नहीं है, समझे ना बात को, ये नहीं है। तो कई बार क्या है, इसको इस रूप में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1955 में ये बनी थी और 1991 में ये समाप्त हो गई। इसका कुछ कारण ये था कि यूएसएसआर का विघटन हो गया था 1991 में, 15 नए देश बन गए थे, सब अलग अलग हो गए थे ये सारे। ये इसके कुछ रीजन रहे ये। अब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तो रूस ने यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया। उन क्षेत्रों के नाम पता होने चाहिए। आ जाइए, नई लाइन से लिखिए, इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। अब इसको ये अपना मानता है, 4 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और पहले आया हुआ है, अब ये चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि यूक्रेन कहता है कि हमारे क्षेत्र वापस कर दे, रूस पहले हमारे क्षेत्र वापस करे, और रूस कहता है कि मैं नहीं करता। तो वो क्षेत्र कौन से हैं जिनकी वो बात कर रहा है? वो ये है, लुहांसक। आप नाम लिखना चाहो लिख सकते हो, लुहांसक। दूसरा है डोनेट्स्क, तीसरा है जपोरिजिया, और चौथा है खेरसान। इन पर कब्जा कर लिया है इसने। ये रूस यूक्रेन युद्ध के कारण है। और ये जो आप देख रहे हो क्रीमिया, ये 2014 से रूस व यूक्रेन के मध्य
विवादित क्षेत्र है ये है। तो यदि आप पूरा देखोगे तो आपको स्थिति भी पता लग जाएगी। ये बड़ा एरिया है। मोटे तौर पर यदि आप इसको दिशाओं में बांटोगे तो दक्षिण पूर्व, यूक्रेन का जो दक्षिण पूर्व क्राइटेरिया है वो है इसके अंदर। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो क्रीमिया है इसका संबंध किस सागर से है? काला सागर के अंदर है ये, ऊपर की तरफ एजोब सागर, दो सागरों की सीमाएं लगती है इसको। ये एजोब सागर है, ये काला सागर है। अब जैसे वो पूछे उस तरीके से उसको आपने जवाब देना होता है। चले आइए, अब आप देखिए प्रभाव, युद्ध के प्रभाव तो यही होते हैं कि आर्थिक स्थितियां कमजोर हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि युद्ध करने वाले देश इससे प्रभावित होते हैं, पूरा विश्व प्रभावित होता है। आप देखिए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में ये जो चल रहा था इसके अंदर महंगाई कितनी बढ़ गई थी, क्योंकि तेल वगैरह इनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इस पर प्रभाव पड़ा था। तो प्रभाव में एक लाइन लिख दीजिए, दुनिया की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। मूल प्रभाव ये है, मूल प्रभाव है दुनिया में। अब ये सारे ही आ गए। चले आइए, अब भारत का पक्ष क्या है? भारत का पक्ष, अब जानते हो भारत जो है ये शांति चाहता है, ठीक है। इसमें आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, भारत का शांति मिशन। भारत का शांति मिशन। चले, अब देखिए इस मिशन में जो नई बातें हमारे सामने आई है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ऐसे लिखिए रूस के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट। इस संबंध में क्या कहता है रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्या कहते हैं? लिखिए, रूस यूक्रेन के संबंध में, रूस यूक्रेन के संबंध में 3 देश मध्यस्थता कर सकते हैं। 3 देश मध्यस्थता कर सकते हैं। अब ये 3 देशों के नाम पता होने चाहिए आपको। कौन कौन से? भारत, चीन, ब्राजील। 3 देश जो है ये मध्यस्थता कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट दिया है कि हम स्वागत करेंगे उनका। मतलब कहीं ना कहीं ये भी शांति चाहते हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा, एक इस तरीके से कि पूरे विश्व पटल पर छा सकता है। भारत प्रयास भी कर रहा है, सफल भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में जो रोड़ा है वो है चीन। ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत इस शांति मिशन में सफल हो। हाँ, ये जरूर चाह सकता है कि मेरे कारण शांति हो जाए। अभी इसने कई प्रपोजल दिए रूस और यूक्रेन को, चाइना ने, लेकिन यूक्रेन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? जो चाइना की नीति है वो क्या है, द्विपक्षीय नहीं है, वो एक पक्षीय है। समझे ना? हमारी क्या है, द्विपक्षीय है। हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। भारत कहता भी है यदि यूक्रेन स्वीकार करेगा, रशिया स्वीकार करेगा तो शांति हो जाएगी। हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, एक पर किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। ये भारत ने स्पष्ट कर दिया है। जबकि जो चाइना जो अपने प्रपोजल देता है
उसके अंदर वो रूस को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देता है, तो यूक्रेन नकार देता है। आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि चाइना के शांति प्रस्ताव को यूक्रेन ने नकार दिया। समझे ना बात को। और बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, अखबारों में भी आप पढ़ोगे, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, उसने कहा है कि मोदी है तो सब मुमकिन है। कहा है कि यदि इन देशों के बीच में कोई शांति स्थापित कर सकता है तो वो मोदी ही है। अब यही मामला भी हमें संभालना पड़ेगा। ये चीजें हैं। क्लियर होगी बात सारी। अब इस संबंध में ये जो है शांति मिशन है, इसमें लिख दीजिए क्या महत्वपूर्ण हमारे सामने आया। पीएम मोदी की पोलैंड व यूक्रेन यात्रा, पोलैंड व यूक्रेन यात्रा ये रही। चले, अब ये जो पोलैंड यात्रा है, इसमें सबसे पहले पोलैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। स्थितियां आपको बता चुका हूं। जो पोलैंड है, मुख्य रूप से यदि आप बात करोगे, एक तरफ किस देश से जुड़ा हुआ है? यूक्रेन से। दूसरी तरफ किस देश से जुड़ा हुआ है? जर्मनी से। वो स्थितियां सारी बताई हुई है, उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पोलैंड है, इसकी जो राजधानी है ये है वारसा। अभी मैंने बताया था आपको, वारसा संधि यहीं हुई थी। ये वारसा इसकी राजधानी है। इसकी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो है, इनका नाम है एंड्रेज डूडा। एंड्रेज डूडा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इसके प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। बाकायदा शायद इनकी पोलैंड के प्रधानमंत्री की इनकी फोटो भी साथ में आई थी, और बार बार नाम आ रहा है इनका। और इनके प्रधानमंत्री का नाम है डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क है, ध्यान रखना, कुछ और मत कर देना। क्या मैं बाद में बता दूंगा सर ये टस्क नहीं, ये ट्रंप है, आपको पता नहीं, चलो बाहर बता दूंगा। ना होता है कई बार अंदर बैठा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ क्लास में तो क्या बोलना, ऐसी सर की बेइज्जती हो जाएगी, तो वहाँ बाहर बोल देते हैं ऐसे। तो है ना, ये टस्क है, ध्यान रखना ये। अब कई वैसे तो देखो समझौता कराने गए थे, और यहाँ कुछ आईटी के क्षेत्र में, और एक है मेडिसिन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ समझौते इनके साथ हुए हैं। वो आपके काम की इतनी चीज़ें हैं नहीं, उन पे जब कोई बहुत बड़ी बात आ जाए तो एक हो सकता है, जनरली ऐसा कुछ नहीं। बस यहाँ पर आप ये लिख दीजिए कि वर्ष 2024 में भारत व पोलैंड के राजनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना आपने। एक और ध्यान थोड़ा सा रख लेना, अब जब यात्रा हुई है, मुद्रा थोड़ा ध्यान रखें। जलोटी, जलोटी इसकी मुद्रा है। पोलैंड की मुद्रा जो है जलोटी है। जिस देश के साथ हम कोई समझौता करते हैं ना, तो उसकी मुद्रा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। जलोटी इसकी मुद्रा है, ठीक है। और मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ इसको। मेरा जो अनुभव कहता है, वो आपसे ये पूछेगा कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है, सॉरी हाँ, पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना। तो इस पर आप गौर। उसके बाद यूक्रेन गए, पोलैंड से ट्रेन से यूक्रेन गए थे। अब ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं है, यहां पे लिख दीजिए यूक्रेन यात्रा। यूक्रेन यात्रा, आइए, ये जो यूक्रेन गए थे,
ये 23 अगस्त को गए थे। 23 अगस्त को गए थे ये, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पूछ लिए जाते हैं कई बार, क्योंकि जब चर्चा में होती है तो चीजें ऐसी ही आती है। 23 अगस्त को एक दिवस बनाया जाता है, हैं? ये बनाया जाता है यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज दिवस, नेशनल फ्लैग डे ऑफ यूक्रेन। 23 अगस्त को अपने यहाँ पर आप जानते हो नेशनल स्पेस डे, वो मैं अभी बात नहीं कर रहा, इसकी जरूरी भी नहीं है अभी। चलें, अब ये यहाँ पर यूक्रेन में गए हैं, इनसे बातचीत की है। यूक्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, वोलोदिमीर जेलेंस्की इनके राष्ट्रपति है, मुद्रा वगैरह सारी हमारी बात हो गई। इससे पहले मैंने आपको बता दिया। यहाँ जब वो गए थे कुछ चर्चाएं हुई, ऐसे करेंगे बात करेंगे, लेकिन इसके दूसरे दिन ही 24 अगस्त को ही एक हमला हो गया था, यूक्रेन ने हमला कर दिया था, वो थोड़ा सा मामला बिगड़ गया था। लेकिन जब अब हम देखते हैं तो भारत ने अजीत डोभाल को रूस भेजा है। अजीत डोभाल को ये रूस भेजा है, ठीक है। आप जो YouTube चैनल पे देखोगे तो कई चैनल है लगे हुए हैं, मोदी का ब्रह्मास्त्र ऐसे भेजा गया है, भारत का जेम्स बोर्ड जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है। मैं सुबह सुबह गाड़ी में सुन रहा था, मैंने सोचा आपको कोई नई चीज़ें बताऊंगा इस संबंध में। मैं बीच में लेक्चर सुन रहा था, किसी बड़े अच्छे कई विद्वान होते हैं बताते हैं, तो मैंने वो ऐसी जैसे भीड़ आई तो वो ख़त्म हो गया, एकदम से दूसरा चल दिया, नीचे वो चल रहा था, मोदी का ब्रह्मास्त्र भेजा गया है अजीत डोभाल। ये वही अजीत डोभाल है जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है। बताइए, थर थर। ये देखा जी, मेलोनी ने भी कह दिया है मोदी है तो मुमकिन है। आप देखना उसको, मैं सुबह प्रयास कर रहा था आपको कुछ सुनाने का, आपको आनंद आता उसको, आपको समझ कम आएगी, हंसी ज्यादा आएगी। मेलोनी, आखिर मेलोनी ऐसा क्यों चाहती है बताइए, आप सुनना उसको। इसीलिए कहता हूं डीडी न्यूज देखा करो, उसे बेचारे काम की बात करते हैं, ये थर थर कांपेगा। ये इसको भारत का जेम्स बॉन्ड बोलते हैं। ये है, ये ध्यान रखना, ये भारत के एनएसए है। एनएसए के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है आपको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। छोटे मोटे क्वेश्चन में सीधे डाल देगा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। ध्यान रखना मेरी बात, ये लेक्चर याद रखना, कई बार ये नॉर्मल दे देता है आपको। ये है, अब यहां ये बात हुई है तो ये कजान में मिलेंगे। कजान में क्या होगा, ब्रिक्स 2024 का सम्मेलन होगा अक्टूबर 2024 के अंदर। स्थान है कजान, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। रशिया का क्षेत्र है कजान, यहां होगा। चलें, आइए, कुछ शांति वैश्विक प्रयास में शांति वार्ता हुई है। पहली शांति वार्ता मतलब रूस यूक्रेन के संबंध में पहली शांति वार्ता जो हुई है, ये ध्यान रखना, ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में हुई पहली शांति वार्ता रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में। ये भी एक क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में पहली शांति वार्ता स्विट्जरलैंड में हुई है, ध्यान रखें।
यहाँ भारत गया, यूक्रेन गया, लेकिन रशिया नहीं गया। इस कारण से भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उसने कहा कि जब एक पक्ष है नहीं तो मैं साइन नहीं कर सकता, यदि वो यहाँ होता तो मैं सोचता। जाहिर सी बात है, दो देश हैं, युद्ध कर रहे हैं, एक देश शामिल ही नहीं हुआ तो हम कैसे साइन कर सकते हैं। अब जो दूसरी वार्ता है, ठीक है, अब इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ मैं कुछ नहीं लिखाने जा रहा, नज़र होनी चाहिए आपकी। ये भारत में हो सकती है और पूरी पूरी उम्मीद है कि भारत में ही होगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, बड़ा का मतलब महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये जब होगी तब पूरी हेडलाइन होगी और आधे पेज पर आएगा वो, समझे ना। तो ये अब आगामी चीजें हैं, इसका अब अपने अभी कुछ नहीं कह सकते। ये अखबारों में आपको मिल जाएगा कि दूसरी शांति वार्ता भारत में नई दिल्ली में होगी या चाइना में, जो एक्सेट्रा कुछ भी, उसका कुछ नहीं कह सकते अपने। यदि भारत में हो गई तो महत्वपूर्ण हो जाएगा फिर वो। क्लियर। अब ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आप अपने हिसाब से देखिए, सोचिए, विचार कीजिए। पूरा विश्व चाहता है कि ये युद्ध बंद हो, क्योंकि पूरी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, क्योंकि युद्ध किसी का विकल्प नहीं होता है। कहते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हम बुद्ध के देश से हैं जिसके लिए युद्ध का कोई महत्व नहीं है। ये शब्द है, ठीक है ना। चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।